स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। बात होगी एग्जिट पोल के स्पष्ट संकेतों की। एग्जिट पोल चुनाव परिणाम नहीं होते हैं। चुनाव परिणाम उस दिन होंगे जिस दिन हर बूथ के एक एक वोटों की गिनती होगी। लेकिन आज जब 5 राज्यों के चुनाव के आज वोटिंग का जब अंतिम दिन था, उस दिन तमाम अलग अलग एजेंसियों ने जो अपने एग्जिट पोल किए, उनसे कुछ स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात शुरू कर लें। आसाम में बीजेपी रिपीट हो रही है। मैं उसके सेफोलॉजिकल डेटा पे अभी नहीं जाऊंगा। केरला में एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न आने वाला है, पॉलिटिकल टर्न। लेफ्ट की गवर्नमेंट वहां जा रही है और यूडीएफ यानी कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो वहां पर सत्ता में आ रही है। इसके साथ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। पहली बार अगर वहां से लेफ्ट फ्रंट चली जाती है तो देश में कहीं भी लेफ्ट की कोई भी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। पुडुचेरी में सिंपल जो था वैसा ही रहेगा, बीजेपी गठबंधन आ रही है। तमिलनाडु में भी कुछ उलटफेर होंगे, यानी डीएमके और वो जो टेलीविजन स्टार है जोसेफ थलपति, वो संभवतः वो लीड कर सकता है। लेकिन आसाम हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, पुडुचेरी हो, इन सबों को लेकर के पूरे देश में उतनी हलचल, उतनी जिज्ञासा या उतना कौतूहल नहीं है जितना पश्चिम बंगाल को लेकर के है। बाकी के 4 जगहों पर तो आसाम जिसे कहते हैं कि इट वाज एज इफ एक्सपेक्टेड। पुडुचेरी की चर्चा, इंटरेस्ट था केरला और तमिलनाडु का, तो केरला में अगर लेफ्ट का जाना तय है तो इसके साथ एक बहुत बड़ा इतिहास बनना भी तय है कि फिर देश में कहीं भी लेफ्ट का नामो निशान नहीं बचने वाला है, और वो हमारे लिए एक शुभ संकेत है। अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल में आज के अंतिम दिन यानी दूसरे फेज यानी आखिरी चुनाव फेज में लगभग 92 से 93% लोगों ने वोट दिया, जो कि एक बम्पर टर्नआउट था और अब तक का सबसे अधिक टर्नआउट था। लेकिन मैं आज एग्जिट पोल पे आने के पहले एक बहुत ज़बरदस्त, जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा है, एग्जिट पोल का स्पष्ट संकेत ममता बनर्जी की हार, देश की जीत। क्यों कहा मैंने? आज जब शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचते हैं तो उनके समर्थक उनका स्वागत करते हैं जय श्री राम के नारे से। वहीं पर टीएमसी के जो गुंडे थे उन्होंने भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी नारा लगाया, जय बांग्ला का। आप कहेंगे जय बांग्ला राष्ट्र विरोधी नारा कैसे हो गया? दरअसल पश्चिम बंगाल में जितने भी जुमले या नारेबाजियां ममता बनर्जी के नेतृत्व में उन ममता के जो चट्टे बट्टे हैं अलग अलग जगहों पर लगाते रहे हैं, वे सारे के सारे नारे जो हैं वो बोरोड स्लोगन्स हैं। वो बोरोड हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से ही ये नारा निकला था मुजीबुर रहमान का, जय बांग्ला। वो माटी मानुस वाला भी वहीं से आया है। तो एक जो स्पष्ट हारते हारते भी वो कहते हैं ना कि वो मैं उसे दिए से उसकी तुलना नहीं करूँगा किसी, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि वो गंदगी जो जलाई जाती है, कूड़ा करकट जो जलता है, तो उसकी जो लौ होती है वो जब खत्म होने वाली है तो भभकती है और काला काला धुआं छोड़ती है। इसमें बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं। तो टीएमसी को मैं वो टिमटिमाता हुआ दिया से अच्छा, उसके लिए उसके अनुकूल तुलना करना चाहता हूँ। उसी तरह का वो एक कूड़े करकट का अंबार है जो जल रहा है, और जलने के पहले जो भभक रहा है वो अपनी पहचान दे रहा है। पूरे देश की नज़र पश्चिम बंगाल पे इस बार जितनी है उतनी 2021 या उसके पहले 2016 में नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय अलग अलग माहौल था और लोग उस समय तक बीजेपी को एक दावेदार के रूप में नहीं देख रहे थे। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वो मनोज कुमार का एक गाना है, और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। जिन मुद्दों को लेकर के पश्चिम बंगाल में लोगों ने वोट दिया उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा था नारी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और हिंसा और अशांति से मुक्ति का मुद्दा।
आरजी कर वाला मामला था, वो बहुत ही प्रोमिनेंट मामला था। इन सब के बीच में जब एक ऐसा मामला भी सामने आने लगा कि ये ममता जो है वो भारत वर्सेस बांग्ला की बात करने लगी थी, उसी का एक मैनिफेस्टेशन जो आज चुनाव के दौरान दिखा कि टीएमसी समर्थक जय बांग्ला बोल रहे हैं। जय बांग्ला बोलने में कोई आपत्ति नहीं है पश्चिम बंगाल को, क्योंकि ऐसा है कि हर प्रदेश अपने प्रदेश को लेकर के गौरव के भाव में रहता है और रहना भी चाहिए। लेकिन तुम अगर कोई नारा नहीं इन्वेंट कर सकते हो तो तुम उस नारे को क्यों लेते हो जिस नारे का इन्वेंशन पाकिस्तानी लोगों ने किया था, यानी मुजीबुर रहमान ने। और ये मुजीबुर रहमान इस शेख हसीना का जो अब्बा हुआ करता था, जिसे उसी के लोगों ने मार भी दिया। ये वही लोग हैं जो 1946 के डायरेक्ट एक्शन में रहे थे। तो ये देश की जीत होने वाली है। और मैंने पहले भी कहा था, और हालांकि इसको लेकर के बहुत तरह से लोग जिसे कहते हैं ना कि पीपल हैव देयर फिंगर्स क्रॉस्ड कि क्या कहें, कहीं ऐसा तो ना हो, ऐसा नहीं हो कि प्रेडिक्शन गलत चला जाए। अब हम आते हैं आज के, मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं जिसमें देखिए वो एक मैट्रिज करके एक एजेंसी है जो बीजेपी को 146 से 161 सीटें दे रही है और टीएमसी को 125 से 140। अन्य की बात छोड़ते चलते हैं अभी। वहीं पर एक पीपुल्स पोल है, सिर्फ इसी का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विरुद्ध जाता है। वो बीजेपी को 95 से 100 सीटें दे रही है और टीएमसी को 177 से 187। पी मार्क है जो बीजेपी को 150 से 175 और टीएमसी को 118 से 138 सीटें दे रही है। पोल डायरी बीजेपी को 142 से 171 और टीएमसी को 99 से 127। चाणक्य बीजेपी को 150 से 160 और टीएमसी को 130 से 40 के आसपास दे रही है। प्रजा पोल जो है बीजेपी को 178 से लगभग 200 के पार तक दिखा रही है और वहीं पर टीएमसी को 85 से 110 तक ला करके सीमित कर रही है। देखिए ये सारे जो एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं वो एग्जैक्ट तो कभी होते नहीं हैं, इन्हीं के आसपास चुनाव का ओरिजिनल जो परिणाम है वो निकलता है। और कहीं ना कहीं अगर हम एक को छोड़ दें, जिसे हम कहते हैं वो पीपल्स पोल को छोड़ दें, तो बाकी सारे, और पीपल्स पोल के बारे में ऐसा माना जाता है कि पिछली बार इसने बीजेपी को एज दिया था और बाकी सब ने टीएमसी को एज दिया था। तो कहीं ना कहीं पीपल्स पोल का जो एक डेटा है वो अंततः बीजेपी के फेवर में जाता है। देखिए मैं बीजेपी और वर्सेस टीएमसी यहाँ पर देख ही नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ टीएमसी वर्सेस देश देख रहा हूँ। ये अगर आंकड़े इनके अगर हम औसत निकाल लें, इस औसत के आसपास अगर रिजल्ट आता है 4 मई को, तो देश जीतेगा और ममता बनर्जी हारेगी। और अब तक जो पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, जो कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, एक बार हार जाने के बाद उसका अपना पब्लिक लाइफ खत्म हो जाता है, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो। लेकिन हो सकता है कि ममता बनर्जी एक अपवाद बनकर के केंद्र की राजनीति में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन देश कैसे जीत रहा है ये आप जान लीजिए। आप बीते 15 वर्षों में नहीं, क्योंकि पहले का जो 5 साल था वो थोड़ा डिफरेंट था, बीते 10 वर्षों में ममता बनर्जी के जो बोल हैं वो बस इंडिया वर्सेस बांग्ला, इंडिया वर्सेस बांग्ला वाला रहा था। और तो और ममता को लेकर के जो बहुत सारे, जो पॉपुलर थिंकिंग में तो बात बहुत स्पष्ट होती है, लेकिन जो पॉपुलर थिंकिंग में बातें आती हैं जिसको हम कहते हैं लाउड थिंकिंग, वो चीज़ें आती कहाँ से हैं? इंटेलिजेंस वगैरह की रिपोर्ट तो हमको डायरेक्ट हमारे हाथों में मिलती नहीं है और ना ही वो बहुत संवेदनशील इंटेलिजेंस को सरकार जो है आम करती है। लेकिन एक स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि ममता बनर्जी का एक बहुत ही घटिया और गंदा एम्बिशन था। वो था एक ग्रेटर या यूनाइटेड बांग्ला का, जिसमें या तो ये पश्चिम बंगाल पूरी तरह से बांग्लादेश का हिस्सा बन जाता और फिर ये एक तरह का प्रस्ताव होता कि बांग्लादेश जो ग्रेटर बांग्लादेश बन के आए उसकी प्रधानमंत्री, माने ये सारे किसी भी संभावना से, देखिए सत्ता में आने के बाद जब आपके पास पैसा भी हो, सत्ता भी हो, लोगों का समर्थन भी हो और बाहरी शक्तियों का पूरा सह हो, तो आप कुछ भी उल जलूल सोचने से बाज नहीं आते हैं। और ममता इससे बाज आती नहीं थी, क्योंकि वो बार बार कहती थी इंडिया की फोर्सेस, इंडिया की फोर्सेस।
अरे भाई, तुम खुद इंडिया में हो, तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल की पुलिस इंडिया की पुलिस है, वेस्ट बंगाल का पूरा जो गवर्नेंस का मशीनरी है वो इंडिया का मशीनरी है। तो फिर इंडिया वर्सेस वेस्ट बंगाल की बात करने का जो एक कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक जो एक एक्सप्रेशन था ममता का, वो आता कहाँ से था? मैं आपको बता दूं कि लगभग 2-3 साल पहले की बात होगी, मोस्ट प्रोबेबली 3 साल पहले की बात होगी। बांग्लादेश का एक मौलवी बड़ी दावे से बात कर रहा था कि वो कैसे बीजेपी गवर्नमेंट को, जिन दिनों अलग अलग जगहों पर जो डीप स्टेट के लोग हैं, डीप स्टेट से मतलब है जो विश्व के बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक जो समूह है, जो पूरी दुनिया को अपने व्यापारिक फायदे के लिए सत्ता परिवर्तन को अपना, एक तरह से कह लें कि वो अपना एक अपनी ऑथोरिटी समझता है, वो अपनी एक लीगल अथॉरिटी समझता है, और दुनिया के देशों में अपने अनुकूल व्यापार व्यवस्था को चलाने के लिए उस सारे चीज़ों को गड़बड़ करता रहता है। उनके सह पर श्रीलंका में, नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जिस जिस तरह के परिवर्तन हो रहे थे, उन्हीं परिवर्तन की ओर संकेत करता हुआ सा मोस्ट प्रोबेबली शेख हसीना जब भारत आई थी 2 साल पहले, उस समय एक मौलवी ने कहा था कि इधर से वो अपनी बांग्ला में ही कह रहा था, या संभवतः हिंदी उर्दू मिला करके थोड़ा सा कह रहा था कि वो ममता को कह देगा इधर से वो अपनी फोर्स लेकर के चढ़ाई कर दे, उधर राहुल तैयार है, इधर स्टालिन तैयार है। वो तमाम विपक्षी नेताओं को, यहाँ तक कि वो लालू और वहाँ सपा के लोगों को भी अपना बता रहा था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि किसी का ये विशफुल थिंकिंग हो सकता है, उसमें हमारी आपकी क्या दखल हो सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसा कह रहा है तो अगर वो बहुत वायरल हो रहा है तो तुरंत उसका खंडन या तुरंत उसके विरोध में उन नेताओं की बात आनी चाहिए, जो कि आज तक नहीं हुआ। भारत में डीप स्टेट के शह पर तमाम तरह के आंदोलन हुए, तमाम तरह से देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हुई, लेकिन सफल इसलिए नहीं हो सकी। या तो कह सकते हैं कि वो मोदी का टेक्टफुल हैंडलिंग था, या हम लोग ये भी समझते हैं कि बहुत ही कवार्डिस, बहुत कायरतापूर्ण तरीके से हैंडलिंग था। किसान आंदोलन चल रहा है, चलने दो, सीएए के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, सड़क जाम चल रहा है, चलने दो, अपने आप एग्जॉस्ट कर जाएगा, एग्जॉस्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन इन सबों के बीच में एक बात जो एकदम स्पष्ट थी कि हमारे विपक्ष के A to Z विदाउट एन एक्सेप्शन सब लोग बाहरी शक्तियों के कठपुतली बनकर के काम कर रहे थे। ममता कोई अपवाद नहीं थी। ममता ने तो, और लोग तो इस तरह की बात करते थे, वो तो बीजेपी वर्सेस अपोजिशन की बात करते थे। ममता तो इंडिया वर्सेस बंगाल की बात करती थी। तो आज एग्जिट पोल पे तो हमने तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पे सारी चीज़ों को देखा, और दिन भर में जो हिंसा की वारदातें हुई उसको भी देखा हमने। और जो बंगाल का कैरेक्टर रहा है, रक्त रंजित चरित्र रहा है, उसमें मारपीट तो बहुत मामूली बात है। मर्डर्स होते थे, मर्डर्स इस बार नहीं हुए। लेकिन जो चीज़ें बहुत पुराने समय से होती रही हैं कि बीजेपी के बटन पर टेप लगा देना, जिसको कहते हैं साइंटिफिक रीडिंग, वो सेंट लगा करके फिर लोगों को चेक करना, इस बार वो सब चीज़ें इतने मिनिमाइज्ड और इतने कम मात्रा में हुए हैं कि उनका होना ही न्यूज़ बन गया। पहले ये सब कुछ बड़े साइलेंटली होते थे और न्यूज़ नहीं बनता था। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो रिपोर्टिंग होती थी उसके हिस्से बनते थे और उसे भी डाउन प्ले करवा दिया जाता था। लेकिन आज ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो आज का जो एग्जिट पोल है, हालांकि ये तो मैं एग्जिट पोल के पहले भी कह रहा था, लेकिन आज एग्जिट पोल ने उसको समर्थन दे दिया कि ममता हार रही है, और ममता का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो हार रही है। और ऐसे में जो कल अजय पाल शर्मा ने कहा था, वो जहांगीर को चिताया था, धमकी नहीं चिताया था, चिताने में और धमकी देने में अंतर है, कि तुम अपनी गुंडागर्दी से बाज आओ, नहीं तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसके विरोध में टीएमसी का 2 टके का एक प्रवक्ता आकर के कहता है कि हम घसीट के लाएंगे। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को धमकाती है कि अगर तुमने बीजेपी का समर्थन किया तो फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अभिषेक कहता है कि हम देख लेंगे, तुम्हें घसीटेंगे, तुम्हें सबक सिखाएंगे। इस तरह की तमाम गुंडागर्दियों के बीच में वहाँ के जो लोग थे, उन जो त्रस्त हो चुके थे, क्योंकि उन्हें और किसी चीज़ की परवाह हो या ना हो, कम से कम इस चीज़ की तो परवाह थी कि जो मुस्लिम गुंडे टीएमसी के नाम पर
जो उनकी बहू बेटियों के ऊपर जो बुरी नज़र रखे हुए हैं, उनसे अगर कोई बचा सकता है तो वो ममता का जाना बचाएगा। बीजेपी उनके लिए विकल्प नहीं है, ममता का हटना उनके लिए विकल्प है। कहने का मतलब उनका टारगेट ये नहीं था कि बीजेपी आए। अगर कांग्रेस भी उस तरह का कुछ प्रॉमिस करती और बीजेपी अगर बहुत वीक पड़ जाती तो कांग्रेस को लाते और टीएमसी को हटाते, क्योंकि टीएमसी ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए। टीएमसी के जो मुस्लिम गुंडे थे, मैं टीएमसी कार्यकर्ता में तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही हैं, लेकिन मुस्लिम जो उसके कार्यकर्ता थे उनकी नज़र, क्योंकि उन अब देखिए मुसलमानों के जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य होता है, यहां पर भी धरती पर भी रहते हुए केवल स्त्री के, देखिए स्त्री का भोग और एक जिसे कहते हैं कि गंदे स्तर तक जा करके महिलाओं को मतलब केवल और केवल भोग की वस्तु समझते रहना, और यहां भी उसी के लिए तड़पते रहना, 4-4, 5-5, 10-10 शादियां करना, और अगर एक साथ 4 पत्नी रखते हैं तो एक बार 4 कर लिया, फिर चारों को तलाक दे के फिर नया 4, ऐसे करके वो चाहे, माने उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? स्त्री का भोग, स्त्री का भोग और स्त्री का भोग। यही कारण है कि उन्हें यहाँ से चले जाने के बाद भी, हालांकि वो निसंदेह रूप से जो इस भावना से जाएंगे वो नरक में ही जाते हैं, और शायद नरक में भी ना जाते हो क्योंकि वहाँ भी ऐसे लोगों की एंट्री नहीं होती होगी, लेकिन अगर वो जाएंगे तो सिर्फ नरक में जाएंगे। तो वहाँ भी क्या करेंगे? उनके मन में किस तरह की भावना दी जाती है कि तुम्हें 72 हूरों का एक सौगात मिलेगा, तुम शबाब करो तुम्हें सौगात मिलेगा। उन लोगों को खुला छोड़ दिया था कि हिंदुओं की बहू बेटियों को, स्त्रियों को तुम, जैसे वो कहते थे ना कि जैसे नवाबों का समय था, सिराजुद्दौला और उसके पहले के लोगों का समय था, जिसको मन तिसको उठा लिया, कन्वर्सन तो बात की बात है, वो तो होता ही होता था। और मतलब एक बलात्कार का जो सबसे घिनौना रूप होता है वो होता है जिसमें कि आप उठा करके ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं और फिर मर्जी है फिर उठा के ले जाते हैं। इस तरह के घिनौने नारकीय जीवन से बचने के लिए महिलाओं ने, जिनकी प्रतिशत बहुत अधिक थी और कुछ हद तक तो पुरुषों से अधिक थी, ऐसे में ये जो एग्जिट पोल है ये एकदम फॉर श्योर इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू रियल रिजल्ट ऑन 4 मई 2026। मेरा एग्जिट पोल को लेकर के सेफोलॉजिकल स्टडी करना, इस जगह पे इतना आ रहा है, इस जगह पे उतना आ रहा है, अगर डिटेल में सारा नोट करके रख भी लेता तो आई डिड नॉट इंटेंड टू डिस्कस एंड एनालाइज दैट। मेरा एकमात्र पर्पस था ये बताना आज के इस वीडियो के माध्यम से, इस वार्ता के माध्यम से, कि अगर 4 मई तक हम तमाम तरह के और भी विश्लेषण और भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। इसमें बीजेपी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि नहीं, बीजेपी तो बहुत राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन कहते हैं ना कि लेसर एविल, लेसर डेविल, जब सभी राक्षस हों तो एक ऐसा राक्षस जो कहता हो कि भाई देखो मैं राक्षस तो हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि एक ही बार निकलूंगा और सब जगह पे एटम बम लगा दूंगा। मैं चुन चुन करके भूख के अनुसार लोगों को मारूंगा। तो बीजेपी जो है वो एक तरह से हलाल कर देती है, और ये तो झटके वाले लोग हैं, झटके झटके में साफ कर देते हैं। तो लेसर एविल में अगर हम आएंगे तो सबसे खतरनाक की श्रेणी में अगर ममता को रखेंगे तो उससे कम में लेफ्ट आएगा, उससे कम में राजद आएगा, उससे कम में सपा आएगा, उससे कम में कांग्रेस आएगा। लेकिन ये सभी को मिला दें तो सभी खतरनाक ऐसे राक्षस हैं जो कम से कम मतलब एक झटके में तो मारेंगे। बीजेपी को अगर हम किसी राक्षस से तुलना कर भी सकते हैं तो फिर वो जिसे मारीच कहेंगे, बेमन से वो उनके साथ है। लेकिन चलिए है तो, लेकिन आज क्यों जरूरी है कि बीजेपी सत्ता में आए बंगाल में और ममता जाए? ममता के चले जाने के बाद निसंदेह रूप से मानिए कि फिर दोबारा टीएमसी, मैंने पहले भी कहा था कि टीएमसी नाम की पार्टी नहीं रहेगी। हारे या जीते ममता अब जाने वाली है, क्योंकि केंद्र में ममता की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई है तो राहुल गांधी है। लोग कहेंगे कि सबसे अनुभवी और फलाना ठिकाना, चूंकि जदयू नहीं है, जदयू अब कहीं है भी नहीं। नीतीश, अगर जदयू विपक्ष में होती भी तो नीतीश कुमार अन्यान कारणों से, स्वास्थ्य उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ही, कभी भी अपोजिशन के लीडर नहीं बन पाते। लेकिन आज राहुल वर्सेस मैदान में कोई दिखता नहीं है। ना अरविंद केजरीवाल केंद्र की राजनीति में राहुल का मुकाबला कर सकता, ना ही वो अखिलेश कर सकता है, और राजद को तो जिसे कहते हैं राजद हैज़ बीन राउटेड।
आरजेडी को ख़त्म कर दिया गया है। तो तेजस्वी अगर उसके पास अगर फंडिंग नहीं हो, बोलने चालने घूमने फिरने के पैसे नहीं हो, तो फिर वो किसी कीमत पे, जिसे कहते हैं ना कि वो उसके पास कोई आधार नहीं बचेगा। और किसी भी स्टेट में विपक्ष नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। साउथ से कोई आकर के केंद्र की राजनीति कर नहीं पाएगा। अगर वहां से कोई निकल करके आता भी है तो फिर केंद्र की राजनीति में उसकी पैठ और दखल जो है वो लगभग असंभव है। तो अब अगर ममता आती भी है तो मैं, ठीक है, मोदी सेंटर में है, बीजेपी रूल कर रही है, लेकिन विपक्ष में अगर एक छत्र राज किसी का है, मैंने 2 दिन पहले भी जो वीडियो 2-3 दिन पहले बनाया था उसमें भी यही बात कही थी, आज मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आज राहुल गांधी का एक छत्र राज है। अगर ममता उस इफ ममता एवर ट्राइज टू एंटर इनटू द बैस्टियन ऑफ राहुल गांधी, he will be the one and the first to protest her, which he has started by saying that कि ममता ने, अगर ममता का शासन ऐसा नहीं होता तो बीजेपी को इतनी बढ़त नहीं मिलती। ऐसा कह करके राहुल ने बता दिया कि वो ममता का कैसे स्वागत करने वाला है। तो ले दे करके जो आज हमारे सामने ये जो एग्जिट पोल हमारे सामने आया है वो यही बता रहा है कि ममता बनर्जी की हार देश की जीत है, और यही आज के एग्जिट पोल का स्पष्ट संकेत है। अभी आज से लेकर कल तक और आज से लेकर के 4 मई तक के बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि पोस्ट पोल वायलेंस का एक नया चैप्टर भी हमारे सामने आए। इन सब चीज़ों को हम बीच में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।